के बयान पर मायावती का पलटवार और साथ ही साथ जातिवादी मानसिकता की बात भी की और साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर के कहा कि दलितों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसे तमाम सारे आरोप लगाए। ब्रेक में जाने से पहले हमने तमाम सारे आए हुए मेहमानों से सवाल पूछे, उनके जवाब भी लिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुशील कुमार जी भी जुड़ गए हैं, बीएसपी समर्थक है। सुशील कुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा मेरी आवाज अगर आपको स्पष्ट रूप से मिल रही है। जी सर, आपने हमारे पैनल की बात भी सुनी होगी। सर, मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से वार पलटवार को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप को लेकर के नहीं है, वो राजनीतिक दलों से मैं पूछ चुका हूं। मैं दलितों की जो वास्तविक स्थिति है उस पर बात कर रहा हूं और आपकी आगे की उनके लिए क्या कुछ रणनीति है, मेरा सवाल ये है। सर देखिए, दलितों का जिस तरीके से दलितों के रिजर्वेशन पे आज प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने की है, और इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार में निजीकरण को बढ़ावा देने की हो चुकी थी और उसको पराकाष्ठा पर ले जाने वाली बीजेपी सरकार है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन धीरे धीरे खत्म होगा। इन्हीं के सुब्रमण्यम स्वामी इनकी सरकार में वो शामिल रहे और इनकी आवाज उठाते रहे, उनका भी वक्तव्य है। और मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख का भी वक्तव्य है कि हम रिजर्वेशन को कागजों में खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका होना ना होना इतना कर देंगे, उसको इस तरीके से कर देंगे कि होना ना होना उसका बराबर होगा जी। लेकिन सुशील जी, मेरे एक सवाल का जवाब और जल्दी से दे दीजिए। मायावती ने कहा कि हमारे जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, काम करने का तरीका है, वो अन्य दलों से थोड़ा अलग है, तो वो जरा तरीका भी बता दीजिए। वो तरीका यही, क्या ईडी और सीबीआई के डर से कोई आवाज ना उठाना सरकार के खिलाफ? सर ये देखिए, सीबीआई और ईडी और ये सब चीजें तो चलती रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इनके थ्रू, इन संस्थाओं के थ्रू प्रेशर नहीं बनाया है किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या लीडर पर, विपक्षी दलों पर। तो वो उस फ्रेम में शायद मायावती भी जी आए हों और डर बैठाया गया हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। जिस तरीके से देश की संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की हालत है और वो सरकार के इशारे पर ही काम कर रही हैं, तो उससे सीधा सीधा समझा जा सकता है कि मायावती जी भी को डराने की कोशिश की गई होगी। लेकिन ये भी समझने की हमें ये भी बात है कि अच्छा, आपने कहा मायावती को भी डराने की कोशिश की गई होगी, तो किस आधार पे की होगी? बहुत बढ़ता जनाधार है, इसको लेकर के की गई होगी क्या डराने की कोशिश? जरा ये भी खुल के बताई दीजिए सुशील जी। हाँ देखिए, जनाधार बहन जी, अगर इस देश की कुछ अर्जो चंद 10 लोगों को, इस देश के प्रमुख नेताओं को गिना जाएगा तो बहन जी उसके शीर्ष नेतृत्व में आएंगी। तो बहन जी हमेशा जिस तरीके से जनाधार बीएसपी का पूरे देश में बढ़ रहा था, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए लोगों में, बीजेपी में और इनकी विरोधी पार्टियों में हमेशा से डर रहा है। अच्छा, जरा आपके सवाल का जवाब मैं कृष्णकांत जी से ले लेता हूं। कृष्णकांत जी, जैसा कि सुशील जी ने कहा, डॉक्टर सुशील जी ने, कि बीएसपी का जो जनाधार है वो किस तरीके से टॉप 10 में भी गिना जाता है, तो क्या इसी बात का राहुल गांधी को मलाल था कि अगर गठबंधन नहीं किया, अगर गठबंधन करते तो शायद जीत जाते क्या? अब सुशील जी ने कहा है इस सवाल का जवाब की नहीं। हाँ, गठबंधन की बात यह थी कि जो बीएसपी का वोट था, इसके पहले उसके जो वोट परसेंटेज लोकसभा तक रहे हैं, वह वोट परसेंटेज कांग्रेस से गठबंधन के बाद वो उनका वोट कहीं भागता नहीं, वह रुकता और हमारे साथ कोई न कोई वोट और जुड़ता। तो यह मिला के हम उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बना लेते, हमारे गठबंधन की सरकार बनती, ये उनका कहना था। दूसरी चीज, मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कहा किशन कांत जी जो बार बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन की सरकार बन रहे थे, यूपी में तो इन्हें बीएसपी के साथ गठबंधन चाहिए, बेंची के साथ गठबंधन चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जहां ये बिहार क्यों छोड़े दे रहे हैं? पार्टी के रोल में आते हैं जी, ये क्यों नहीं गठबंधन करते हैं? भाई ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि सारे समाज का भला हो। अन्य प्रांतों में हम भला करने के लिए काफी, हम मायावती जी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मायावती जी के साथ गठबंधन तो करने को तैयार थे। कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है यूपी में, कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। इसी हालात, ऐसे ही राज्य में, और जो कांग्रेस ऐसे ही बने रहे, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी का कहना है
कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, उसमें भी दो राय नहीं होंगी। मैं इसके विरोध में नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसके समर्थन में खड़ा होऊंगा। अगर बीजेपी तानाशाही सरकार को फांसीवाद सरकार को और जो यह बड़ा चैनल फेंकना है सुशील और इस कुमार देश जी की से कहिए बेरोजगार जनता के भलाई के लिए। चलिए सुशील जी आपने जो तमाम सारे सवाल उठाए, कृष्णकांत जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। कृष्णकांत जी अपनी बात रखिए जल्दी से, मैं आपको मौका दे रहा हूं जल्दी से। यहाँ मैं विपक्ष की आवाज नहीं दबाऊंगा। सारे राज्यों में जिस दल की जो स्थिति होती है उसके अनुसार उसको सीटें दी जाती है। हम कमजोर होंगे हमें कम मिलेगी, दूसरा मजबूत होगा उसे ज्यादा मिलेगी। हम मजबूत होंगे आप अपेक्षा करेंगे कि हमको इतनी सीटें मिल जाए। हमारा सवाल आज दूसरा स्थिति मायावती जी यूपी में उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, आपने बिहार में 4 बार के मुख्यमंत्री समाज के लिए उन्होंने किया क्या? के खिलाफ वहाँ के बिहार के लोग, अरे जब वो मुख्यमंत्री 4 बार बनी तो उनके साथ भी उनका एडवाइजर कोई और ही था, है ना, जो आज भी है, जिसकी वजह से उनका दल दलदल हो गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कोई एक काम बता दे, चाहे मायावती जी का दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का दल हो, कोई एक काम बता दे। हम तो आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम तो वह दल है 1937 से लेके 1977 तक जब अंतरिम सरकार इस देश में बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, जगजीवन राम जी 1937। चलिए वो सरकार जब बनी थी, लेकिन आज के इन हालातों को लेकर के अगर चर्चा करें तो आज क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर स्थिति हो गई है देश की बड़ी पार्टी की। ये भी एक साफ तौर पर विडंबना है, इस बात को कांग्रेस नकार नहीं सकती किसी भी हालत में। जी सर मैं आ रहा हूं, मैं कालीचरण जी से मैं चाह रहा हूं मेरी सार्थक बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए। बाकी सर आ रहा हूं कालीचरण जी, जब मैं दलितों के वोटिंग प्रतिशत को लेकर के बात करता हूं, खास करके मैं यूपी की बात करता हूं। सर आ रहा हूं कृष्णकांत जी, आ रहा हूं जरा कालीचरण जी को भी तो सुनिए कि जो 20 से 22% जो दलितों का जो प्रतिशत है उसको लेकर के बात क्यों नहीं है? चर्चा इस पर होनी चाहिए ना कि उनके लिए क्या योजनाएं बनी है, जो योजनाएं बनी है उनका क्या उन तक लाभ पहुंच रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? सर आप बताइए कालीचरण जी, आप अपनी बात रखिए। आपके चैनल पे दलित की आवाज दबाई जा रही है। सर दलितों का ही सवाल पूछ रहे हैं, आप अनजान मत बनिए सुन करके। मैंने पूछा सवाल कि जो 22% है जो दलित उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, मैंने ये सवाल पूछा। जी देखिए चिंतक हो सकते हैं, सुनिए दलित चिंतक बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं वो। पांडे जी मैं एक बात कह रहा हूं कि ये देखिए असल में उस मीटिंग में जब पुस्तक का लोकार्पण जब हो रहा था, आदरणीय राहुल जी ने यह भी कहा कि माननीय कांसीराम साहब के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है, उन्होंने दलितों में जागृति पैदा की है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन क्या इसको कांग्रेस नेतृत्व तब नहीं जानता था जब सत्ता में थे, केंद्र की सत्ता में थे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए तारीफ के काबिल रहे हैं, देखिए हाँ कांसीराम जी काबिल के नहीं लेकिन काबिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको चलाया, कांग्रेस राहुल जी भारत को सही बात दिया। यदि काबिल रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर किया है तो भारत को देना चाहिए था। भारत भाई इसको तो स्वीकार करते हैं, भारत कौन सी कमी है? मानवर के विचारधारा पर चल करके उत्तर प्रदेश भारत रत्न बनती हैं, तो कैसे किसी को सबको भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? नहीं क्यों क्या कमी है भाई? दलित के लिए, अरे भाई इसी देश के नागरिक हैं, यहाँ मूल्यवासी क्यों नहीं दे सकता है? इतनी बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट दिया था, क्यों नहीं दे सकता है? इसका कोई पैरामीटर है क्या? केवल चिंतक कहने से चिंतक वाली बात नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप केवल हमको बता दीजिए, मायावती जी ने दलित के लिए कोई एक काम बता दे जिसने किया हो, एक काम बता दे जो दलित के लिए किया हो। 4 बार के मुख्यमंत्री रहने पर मायावती जी ने किस दलित का उद्धार कर दिया, जरा बता दीजिए। अरे वहां तो उद्धार किसी और का होगा, किसी और के रिश्तेदारों का होगा। नोएडा में देख रहे हैं, आप बताइए ना, विश्वविद्यालय बना हुआ आप बताइए, सामाजिक संस्थान बने हुए हैं, किया नहीं होता तो 4 बार मुख्यमंत्री कैसे रहती? किस तरह से कंट्रोल किया था, अभी भी विपक्षी स्वीकार करते हैं इस बात को कि बहन जी ने किस तरह से मतलब जो सत्ता का जो रुतबा है उसको कैसे मतलब। सवाल जो स्पीच निकल करके आया, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ एक सार्थक बहस कर रहा हूँ, मैं सुशील जी के पास आ रहा हूँ। सुशील जी सवाल ये उठाता भी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सवाल उठाया कि मायावती जी ने अपने कार्यकाल के दौरान दलितों के लिए क्या कुछ किया,
आपका चाहता हूं मैं कि इस सवाल का जल्दी से बस इस कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब दीजिए ताकि आम जनता भी इसको सुन सके। जी इस देश में सुनिए, देश में कोई नेतृत्व ना कर जाए और पहले सीएम के रूप में, दलित सीएम के रूप में मायावती जी का नाम आया और उन्होंने वहां तक अपने को पहुंचाया जहां वो प्रधानमंत्री बन सकती थी। पहली बात, गौरवशाली दलित समाज बहुत गौरवशाली हुआ, उन्होंने उसी गौरवता को शीर्ष तक पहुंचाया। पहली, दूसरी बात, तीसरी बात ये, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, बहन जी एकमात्र इस देश की पहली लीडर थी जिन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। और बहन जी ने सफाई कर्मचारियों की 1 लाख से ज्यादा जो भर्तियां निकाली थी, उनमें सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को उसमें आने का मौका दिया ताकि ये जो ऊंच नीच की जो दिक्कतें हैं और मेरा जो सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें एक समाज से जोड़कर देखा जाता है, वाल्मीकि समाज से जोड़कर देखा जाता है, उसको चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब जरा मैं हरीश जी के पास आ रहा हूँ। हरीश जी, आपने राजनीतिक दलों की लगातार आप बात सुन रहे हैं, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। बहुत है जो हम आज डिबेट जिसको लेकर कर रहे हैं, केके जी सुनिए भी तो। अब मैं तो बराबर आपको मौका दे रहा हूं, भले ही जनता ने आपको मौका नहीं दिया अपनी बात रखने का, लेकिन मैं आपको बराबर से मंच दे रहा हूं और प्रॉपर मैं पूछ रहा हूं सवाल। हरीश जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जो चीजें निकल करके आई वो बहुत अहम है उस सवाल का जवाब में, ताकि आपसे पूछूं और आप उसका बेबाकी से जवाब दें। सवाल यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक मुद्दा उठाया और मायावती ने भी उस चीज को लेकर के कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के सवाल उठाया और पार्टी पर आरोप लगाया कि वो एक छत्र राज चाहती है। इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, बस इसके अलावा मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं है। जी, ये आरोप ऐसे क्यों लगते हैं और कैसे आप खंडन करेंगे? नहीं देखिए, ये जो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के जो आरोप गढ़े जाते हैं, मुझे लगता है वो केवल मनगढ़ंत के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब कोई हारता है तो कभी वो ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी सीबीआई पे, कभी ईडी पे, इस तरह के तरह तरह के आरोप लोग मनगढ़ंत लगाते हैं। लेकिन अगर कोई पुख्ता उसके प्रामाणिक कोई आधार है तो आखिर न्यायालय है ना, माननीय उच्चतम न्यायालय है ना, हाई कोर्ट है, लोग क्यों नहीं जाते? ये एक केवल राजनीतिक संवैधानिक संस्थाओं की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जब चुनाव आता है जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तो ईडी, सीबीआई ये संस्थाएं वहां क्यों पहुंच जाती हैं? ये उत्तर प्रदेश या जहां पर बीजेपी की सरकार है, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, वहां जाके कहां पर इसकी सांसें रुक जाती हैं? इनके पेट का पानी तक क्यों नहीं हिलता है? तो आप इस बात पे भी गौर फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे कि ये बीजेपी शासित सरकारों में क्यों नहीं जाती है ईडी, जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं पर क्यों इसकी रेड पड़ती है? वो नहीं, वो सब जगह जाती हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी आई और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के यहाँ ही छापा पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के ही निकाय अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा। तो ये बात कहना तो पूरी तरह से एक तरफा होगा। गलती से सभी जगह जाती संस्थाएं उस तरह के इनपुट, वो समाजवादी की गलती से पड़ा, दो नाम के एक ही नाम के दो शख्स थे, वो बराबर में रहते थे, वो गलती से पड़ा। नहीं, हरैया के विधायक के यहाँ 3 दिन तक लगातार छापा रहा, हरैया के विधायक के यहाँ। उसका सर, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या आया? भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। रिजल्ट आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ हुआ क्या हुआ सर? रिजल्ट तो वो संस्थाएं बताएंगी ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। नहीं, आप रिजल्ट भी बताइए ना। गलती से आपने क्योंकि अच्छा सुशील जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल उठाना बहुत आसान है, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हमने देखा आपने कितनी देर से सवाल उठाया। आप अपनी पार्टी में मंथन क्या चल रहा है, किस तरीके से, कहां से पार्टी थी, कहां थी और आज कहां पर, किस मुकाम पर है? कभी इस पर भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन हुआ है या इस पर क्या कुछ चल रही है रणनीति अब? देखिए सर, हाँ, चुनाव में हारने का मतलब, चुनाव में हारने का मतलब ये नहीं होता है कोई पार्टी खत्म हो जाती है। हरीश जी को जरा सुनने, हरीश जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशील जी, हरीश जी अपनी बात रखिए जी। और आपका जो दूसरा सवाल था, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है
जो आपका पूरे देश में विस्तार नहीं चाहता, जो ये नहीं चाहता हो कि सभी प्रदेशों में उसकी सरकारें हों। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत वाइब्रेंट संगठन है, सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य संख्या वाला, सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाला राजनीतिक दल है। आज विभिन्न राजनीतिक, आखिर क्या कारण है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, कई बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? जी, तो ये जो आरोप लगाना से जवाब लूंगा, लेकिन सुशील जी आप अपनी बात पहले पूरी करिए। जी चाहती है सुशील जी, राजनीतिक दल के रूप में हम चाहते हैं, इसमें ठीक है, कौन सी आपकी बुराई बात है? विपक्ष ने भी सुन ली। हरीश जी, सुशील जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जो संवैधानिक संस्थाओं की इन्होंने बताया कि बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, तो आप जितने भी बीजेपी में लोग गए हैं, क्या उनको इन संवैधानिक संस्थाओं का डर नहीं दिखाया गया? वो कब गए हैं और वो वहां पर जाके ये वही बात है, काफी दिनों से कहा जा रहा है बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है कि इधर से निकालो उधर से भ्रष्टाचार साफ हो जाता है ना सर? लेकिन सुशील जी जो भी गया है उसने माइक आईडी पे बयान दिया है, उसने साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित था। अब आप भले ही कुछ भी सोचें सर, उसके ऊपर जो लगते हैं, अच्छा। और उससे पहले जो ईडी की और सीबीआई की जो जांचें शुरू होती हैं, और वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद कैसे बीजेपी में स्विच मार जाता है, तो आप इस पे भी अच्छा, आपको बीजेपी की बहुत ज्यादा चिंता है सुशील जी। तो मैंने कितनी बार आपसे सवाल किया कि क्या कुछ सरकार कर रही है, बीएसपी में क्या कुछ मंथन चल रहा है, आपने मेरे एक भी सवाल का सर जवाब नहीं दिया। बताइए मैं क्या करूं सर? देखिए सर, नई रणनीति आपको जल्द देखने को मिलेगी। कब तक? तो मैं भी ब्रेकिंग चलवानी है कि अभी 15 दिन बाद 20 दिन बाद एक बीएसपी एक रणनीति बनाने में जुटी हुई है। मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट कभी रुका नहीं करते हम तो। हजारों साल तो आज तो बीएसपी का नाम आ गया। कि जो आप आंदोलन बता रहे हैं, ये आंदोलन जरा उग्र हो, जरा तेजी से काम हो, दलितों का, ताकि आप लोग भी माकूल जवाब दे सकें। आंदोलन हजारों सालों से चल रहा है सर, दलितों का संघर्ष हजारों साल से इस देश में मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ चल रहा है जी, और वही उसी की उपज है इस देश में बीएसपी। तो बीएसपी को आप मिशन की तरह देखे, पूरा देश मिशन की तरह सब। आप ही के सवाल का जवाब मैं अब आगे ले रहा हूं कालीचरण से। सुनिए कालीचरण जी, बीजेपी एक आंदोलन है, संघर्ष लगातार इतना चल रहा है, क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे फैक्टर हैं जो हर राजनीतिक दल उसे अपना हितैषी मानती है, लेकिन स्थिति आज में कोई बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आई है चीजों में? देखिए, जो सत्ता में हैं या सत्ता में आना चाहते हैं वो तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हैं, स्वाभाविक रूप में हर दल यही करता है। लेकिन वास्तविकता सबको पता है, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, राशन की व्यवस्था की जा रही है। मतलब साफ तौर पर यह है कि केवल 30-35 करोड़ लोग ही मतलब आज़ादी का उपभोग कर रहे हैं। बकाया तो सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 80 करोड़ लोगों को हम दाना पानी खिला रहे हैं। माने कांग्रेस भी इतने लंबे समय तक शासन किया, इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सत्ता में हैं, लेकिन हम भोजन ही जुटा नहीं पा रहे। मकान बनाने की भी बात चल रही है, सब चल रहा है। यदि वास्तविकता में काम किया गया होता तो गरीबी कभी की मिट गई होती। और देखिए, ये जो है काम जमीन पर यदि करेंगे तो यदि गरीब बना के नहीं रखेंगे, राशन यदि सबको मिल जाएगा तो सिंहासन की बात करने लगेंगे। तो जिस जनता को राशन में अटका दिया गया है वो सिंहासन तक ना पहुंच पाए, इसके लिए व्यवस्था की जाती है और वो किया गया है। उसको हमारे लोग चाहते हैं कि मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमारे हाथों को काम दो। तो काम ना दे करके हम राशन देंगे और अपनी मर्जी से नचाएंगे। फिर जा करके भारत के प्रधानमंत्री कहेंगे नमक खाया है। वो माता कह रही थी कि भाई हम तो नमक खाया है। तो पार्टी का या सरकार का नमक नहीं होता है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग सत्ता पक्ष करता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये चीजों को सोचना पड़ेगा। हरीश जी, जिस सिंहासन को लेकर के बात की है, ये बात आम जन तक क्यों पहुंचा नहीं पा रही है सरकार? जबकि सरकार तो राशन शासन प्रशासन की बात करती है जी, फिर बात सिंहासन की क्यों आ रही है? मैं फाइनल कमेंट के तौर पर चाहूंगा आपसे कमेंट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सभी को सिंहासन देना चाहती है और ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से ये बात कही थी, ये नीति बनाई थी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको, जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नोलॉजी से टेक्नीशियंस हैं, उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन अगर वो कोई अपनी
यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई उद्योग व्यापार इस तरह से करना चाहते हैं, तो बिना कोलेट्रल के देंगे। ये भारत सरकार ने किया था केवल इसीलिए कि गरीब तबके से जो लोग पढ़ करके जो आगे गए हैं वो कम से कम रोजगार देने लायक बने। ये मोदी सरकार ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लोग रोजगार मांग रहे हैं वो रोजगार देने वाले बने, और मुद्रा बैंक योजना चलाई कि आप छोटे मोटे रोजगार करके भी आप स्वयं भी अपने परिवार का पोषण करें और लोगों को भी रोजगार दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही। चलिए, आपकी नीतियों से प्रभावित होकर अन्य दलों में शायद लोग शामिल हो रहे हैं। सब लोग अपने कृष्णकांत पांडे जी, आज की ढंग से डिबेट का एक फाइनल लोग कमेंट मैं चीजों आपसे की भी व्याख्या चाहूंगा, करते हैं करके जो कांग्रेस दलितों की हितैषी नहीं है साफ तौर पर का, तो अब किस तरीके से यकीन दिलाएंगे, कैसे कहेंगे कि हाँ वो सर्वधर्म की बात करती है कांग्रेस? मायावती जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने दलितों को केवल छलने का काम किया है। दलितों में सबसे बड़े दलित के हमारे नेता B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहब, जिसको पूरे देश में सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। जगजीवन राम जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम जी थे, ये दलित का सम्मान हमने किया। बीपी मौर्य जो दलित के देश के सबसे बड़े तीसरे नंबर के नेता हुआ करते थे, बाबा साहब और जगजीवन राम के बाद बीपी मौर्य, जिसको हमने केंद्र में मंत्री बनाया। और इस तरह से चाहे KR नारायण जी, जिसको हमने उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक बनाया, और हमने स्वामी लोधी जो हमीरपुर से आते थे उनको भारत सरकार का मंत्री बनाया। जयराम वर्मा जो फैजाबाद से आते थे जिसको हमने मंत्री बनाया। बूटा सिंह जी जो पंजाब से दलित समाज से आते थे जिसको हमने गृह मंत्री बनाया। और इस तरह से इतना ही हमने नहीं किया, हम चाहे अंत्योदय योजना के माध्यम से सब कुछ कर दिया। अब आपको पता है किस चीज की जरूरत है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ केवल हमने किया है जरूरत है बस, और शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। ये सुझाव भी है जी, आप पार्टी का पहुंचाइएगा। सुशील जी, बस जल्दी से एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपसे। दलितों में इतनी ज्यादा गुमराह हो रहा है कि असली हितैषी कौन फिर, आज बताइए आप जल्दी से, मुझे एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का आपसे जल्दी से। दलित इतना पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से इतना अवेयर खुद है कि वो अपना हित खुद जानता है। वो किसी के पीछे नहीं रहेगा, वो किसी के पीछे नहीं लगेगा। जहां उसका हित होगा वो खुद अपना लीडर चुन लेगा। इसमें किसी को कहने की, गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब खुद सक्षम है दलित अपना नेता, अपना लीडर चुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरीश श्रीवास्तव जी आपका भी, कृष्णकांत पांडे जी आपका भी, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी आपका भी, डॉक्टर सुशील कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल का वार और माया का पलटवार, क्या इसके सियासी मायने हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि जुबानी जंग जो है चल पड़ी है, यह आखिर कहां पर आकर के रुकेगी? विचार हम सबको करना है। नमस्कार। मेरा अनुभव कहता है, मयूर जो